सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में हम हुमायूं के प्रमुख युद्धों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलें तो इसके प्रमुख युद्धों की बात करें तो सिंहासन पर बैठने के कुछ ही माह पश्चात हुमायूं को संघर्ष में फंस जाना पड़ा था और वो राजतंत्र था ही। राजतंत्र में लगातार संघर्ष होते रहे हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस माना भी जाता है। तो उसके मुख्य शत्रु जो थे अफगान थे, क्योंकि उन्हीं से उसने सत्ता भी पाई थी, अतः उन्हीं से संघर्ष भी इसका आरंभ हुआ। कालिंजर पर आक्रमण अफगान संघर्ष की एक कड़ी थी, मतलब एक ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर तो अभी बाकी था। यानी जब तक शेर शाह नहीं आता तब तक वो मज़ा नहीं मिलता है। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। तो कालिंजर की बात कर ले। कालिंजर पर जो आक्रमण हुआ था, तो यहाँ पर कालिंजर की चर्चा करें हम लोग थोड़ा सा। देखिए, कालिंजर यूपी के बांदा जिले में एक बहुत मशहूर किला है, बहुत बड़ा सा किला है। और ये किला एक विशालकाय किला है और बहुत मशहूर इसलिए होता है कि इस पर विजय हासिल करना बड़ा कठिन रहा है। तो कालिंजर पर आक्रमण के दौरान ही शेरशाह की भी मृत्यु हुई थी, जिस समय वो उक्का नामक एक यंत्र चला रहा था जो आग के गोले छोड़ता था। तो कालिंजर अभियान की चर्चा करें यहाँ पर 1531 ईस्वी में ये अभियान हुआ था। कालिंजर जो अभियान था 1531 ईस्वी में हुआ था। शासक का नाम है प्रताप रुद्र देव। ठीक, हुमायूं दूसरी तरफ था और संधि वार्ता करके इसको संपन्न कर लिया गया था कि कोई बड़ा संघर्ष नहीं हो पाया। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था। उस समय कालिंजर का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। हुमायूं के कालिंजर अभियान का मुख्य कारण था प्रताप रुद्रदेव द्वारा अफगानों के प्रति सहानुभूति, जो उसने संरक्षण दिया था, यही बड़ा कारण था। इसके अतिरिक्त कालिंजर का जो दुर्ग था बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने उस पर हमला कर देता है। हाँ। 1531 ईस्वी में दुर्ग पर इसने घेरा डाल दिया था। कालिंजर का जो दुर्ग था, इसी बीच हुमायूं का जो भाई था कामरान ने पंजाब पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी और दूसरी तरफ विद्रोही अफगानों ने पटना बिहार में महमूद लोदी को अंतिम शासक के रूप में सुल्तान घोषित कर दिया था। अफगान अब जौनपुर की तरफ बढ़ रहे थे। शेर खां भी चालाकी से चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है। शेर खान ने बड़ा गजब का चालाकी का नमूना पेश किया कि इधर वो बुंदेलखंड के कालिंजर में व्यस्त हैं, तो उसने चुनार के किले पर जो मिर्जापुर में स्थित है उस पर कब्जा कर लिया। महमूद लोदी ने बिहार में खुद को शासक घोषित कर लिया और जौनपुर की तरफ बढ़ रहा था। अब ऐसे दौर में क्या होता है कि हुमायूं युद्ध करने के बजाय संधि करना उचित समझता है और कालिंजर के राजा के साथ धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर एक संधि हो जाती है और वो आगरा लौट आता है। अब दूसरा 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है। 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और
हुमायूं के बीच हुआ और इसका परिणाम यही हुआ कि हुमायूं ने महमूद लोदी को अंतिम रूप से परास्त कर देता है। दोहरिया का युद्ध हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला था। कालिंजर में जो थे वो राजपूत थे और ये अफगान थे। महमूद लोदी जो था वो अफगान था, तो पहला मुकाबला अफगानों से ही होता है। कालिंजर अभियान के पश्चात हुमायूं ने महमूद लोदी की तरफ ध्यान दिया। महमूद लोदी ने बीबन, बायजीद तथा अन्य अफगान सरदारों से मिलकर जौनपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जौनपुर का मुगल प्रशासक जुनैद बरलास अफगानों से पराजित होकर भाग गया था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने एक विशाल सेना के साथ महमूद लोदी के विरुद्ध जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। गोमती नदी के तट पर स्थित दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी पराजित हो जाता है। यही जौनपुर के गोमती नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध। वह उड़ीसा की ओर भाग जाता है। कुछ अफगान गुजरात और बिहार चले गए और जौनपुर पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो जाता है। सुल्तान जुनैद बरलास को जौनपुर का प्रशासनिक नियुक्त कर हुमायूं आगरा लौट आया है। आगरा लौट कर उसने भव्य स्वागत का आयोजन किया गया, जिसमें अमीर और उच्च पदाधिकारियों के बहुमूल्य खिलते और घोड़े पुरस्कार स्वरूप उसे प्रदान किए गए। ठीक, यानी दोहरिया का युद्ध अफगानों से जो हुआ उसका निर्णय ये हुआ कि जौनपुर पर उसका अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ। अब महमूद लोदी को परास्त करने के बाद देखिए एक कंडीशन बनता था कि जो शेर शाह था उसने चुनार को जीत लिया था, तो अब शेर शाह को परास्त करना भी बहुत जरूरी था, इसीलिए उसने चुनार पर घेरा डाला। महमूद लोदी के जाने के बाद एक बड़ी समस्या, अफगानों का जो बड़ा नेता था शेर शाह भी, वो भी चुनौती पेश कर रहा था, बड़ा शत्रु था उसका। तो अब उसने चुनार का घेरा डाला क्योंकि उस पर काबिज कौन था? शेर शाह था। तो यहाँ पर महमूद लोदी को पराजित करने के बाद हुमायूं शेर खां की ओर ध्यान दिया। वह बिहार में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। उसने बनारस के निकट चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। चुनार का किला अत्यंत दृढ़ और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। वह पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। हुमायूं पर अधिकार करना चाहता था इस पर। इसके अतिरिक्त वह शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति पर भी अंकुश लगाना चाहता था, क्योंकि वो भी बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था, वो भी शासक बनना चाहता था। अतः 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का दुर्ग को घेर लिया। लगभग 4 माह के घेरे के बाद वह दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। इसी बीच गुजरात के शासक का भी दबाव राजस्थान की ओर बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में हुमायूं शेर खां से समझौता करना चाहता था। शेर खां भी अभी हुमायूं से उलझना नहीं चाहता था, अतः उसने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग के माध्यम से संधि वार्ता चलाई और उसने हुमायूं की सेवा में अपने पुत्र कुतुब खान के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी को भी भेज दिया था। ठीक, हुमायूं शेर खां के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आगरा वापस चला जाता है। चुनार के दुर्ग पर शेर खां का अधिकार बना रहा। हुमायूं ने दुर्ग पर घेरा उठा लिया, परंतु शेर शाह की शक्ति को कुचलना आगे चलकर हुमायूं के लिए बड़ा हानि का सौदा भी बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका 1535 से 36 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ संघर्ष होता है। यहाँ आपने देखा कि उसका जो राजस्थान की ओर दबाव था वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा था। ठीक, और ये भी बड़ा कारण था यहाँ पर, और ये भी एक प्रबल शत्रु था। इसने बहुत सारे अफगानों को अपने संरक्षण भी दे दिया था। तो बहादुर शाह को भी अब परास्त करना बहुत जरूरी था। इसी नाते 1535-36 के इस काल में इसका भी दमन करने की उसकी योजना थी। तो 1535-36 ईस्वी में ये युद्ध होता है बहादुर शाह और हुमायूं के बीच, और हुमायूं इसमें विजयी होता है। आगे चले इसके मूलभूत पॉइंट की तरफ।
चले बहादुर शाह के संघर्ष की बात करें। हुमायूं का एक प्रबल शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। वह लगातार अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। मालवा राजपूताना राज्य को विजित कर वह दिल्ली आगरा पर अधिकार की योजना बना रहा था। तो उस पर अधिकार हो जाएगा तो वो पूरे भारत का सम्राट हो जाएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त हुमायूं के शत्रुओं को भी उसने संरक्षण दे दिया था। ऐसी स्थिति में हुमायूं तथा बहादुर शाह से संघर्ष अनिवार्य हो गया था। हुमायूं बहादुर शाह की गतिविधियों को शीघ्र ध्यान नहीं दे सका था। महमूद लोदी को पराजित करने के बाद वह 1.5 वर्ष तक आगरा में ही व्यर्थ रूप से अपना जीवन बिताया था। किंतु बहादुर शाह अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था। 1531 ईस्वी में उसने मालवा को विजय किया। 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण दुर्ग को जीत लिया था। 1535 ईस्वी में मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य किया था। तो बहादुर शाह ने टर्की के प्रसिद्ध तोपची मुस्तफा रूमी खान की सहायता से एक बड़ा तोपखाना भी तैयार कर लिया था। ये भी बहुत बड़ी चीज है इसके लिए। ठीक, बहादुर शाह की इस बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हुमायूं ने बहादुर शाह के निर्णय ये लिया कि युद्ध करने का निश्चय किया जाए। वो गुजरात पर आक्रमण करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना के साथ ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया। इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के घेरे में व्यस्त था। उस अवसर पर चित्तौड़ का जो शासक था सिसोदिया वंश के राजा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमाजीत था। इस कठिन घड़ी में उसकी मां और राजमाता कड़ावती देवी ने राखी बेचकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने रानी कड़ावती की कोई सहायता नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर बहादुर शाह ने उसको इस्लाम के अल्लाह की कसम खिला दी थी। और धर्म जानते हैं कि बहुत बड़ा हावी, बहुत बड़ा फैक्टर है। कार्ल मार्क्स ने तो कहा है कि धर्म अफीम के समान होता है, इसका नशा जल्दी उतरता नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि चुनाव में हिंदुत्व का मसला आ जाता है और कहीं न कहीं मुसलमानों की तरफ से भी कुछ फतवे जारी कर दिए जाते हैं। ये बहुत बड़े मसले रहे हैं। तो यहाँ पर जो गाजी की भावना थी वो भड़काई जाती है। धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की बात की जा रही थी, इसी नाते वो तैयार नहीं होता है। चले आगे बढ़े हम लोग। रानी कर्णावती की सहायता न करना उसकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। अगर उस समय वो सहायता किया होता तो उसको राजस्थान से भी बहुत सारे मदद मिलते। लेकिन हुमायूं की इस दूरदर्शितापूर्ण नीति जो उसने दिखानी चाहिए थे वो दिखा नहीं पाया था। वह राजपूतों के सहयोग से वंचित हो गया, जिसका लाभ बहादुर शाह ने उठाया। इसी बीच मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ के पतन का समाचार सुनकर हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर के निकट पहुंच जाता है। बहादुर शाह की विजयी सेना हुमायूं से मुकाबला करने के लिए आगे आई, परंतु रूमी खां की सहायता से बहादुर शाह ने रक्षात्मक नीति अपनाई। हुमायूं ने शत्रु के रसद पहुंचाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके फलस्वरूप बहादुर शाह के शिविर में अनाज न पहुंचने का अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके सैनिक पशु भूखे मरने लगे। इस प्रकार बहादुर शाह की सेना अपने जाल में ही फंस जाती है। अपनी पराजय को निश्चित मानकर बहादुर शाह कुछ साथियों के साथ मांडू भाग गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया और मांडू का किला घेर लिया। बहादुर शाह मांडू से चंपानेर भाग गया, चंपानेर से काम्बे चला गया, काम्बे से दीव भाग गया। हुमायूं ने उसका काम्बे तक पीछा किया, परंतु वहां से चंपानेर के दुर्ग को जीतने के लिए वापस आ गया था। चंपानेर पहुंचकर वह दुर्ग पर घेरा डाला, जो इख्तियार खान नामक एक गुजराती के संरक्षण में था। 1 माह के घेरे के बाद उस पर भी उसका अधिकार हो जाता है। हुमायूं को चंपानेर के दुर्ग से काफी धनराशि प्राप्त हुई, जिसे उसने अपने सरदारों और सैनिकों में वितरित कर दिया। चंपानेर के किले की विजय हुमायूं की महान विजय थी। इस विजय के बाद उसने अहमदाबाद और उसके अधीनस्थ स्थान अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिए थे। इसके अतिरिक्त मीर हिंदू बेग को भड़ौच, तरदी बेग को चंपानेर, कासिम हुसैन सुल्तान को भड़ौच प्रदान किया। गुजरात का प्रबंध कर हुमायूं 22 फरवरी 1536 ईस्वी को मांडू पहुंचा।
दुर्भाग्यवश गुजरात और मालवा की विजय क्षणिक सिद्ध हुई। हुमायूं के वापस आते ही अहमदाबाद और अन्य स्थानों में बहादुर शाह के पक्ष में जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः बहादुर शाह गुजरात की जनता तथा पुर्तगालियों के सहयोग से खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त करने में प्रयत्नशील हो जाता है। अस्करी ने अपने साथियों के सहयोग से बहादुर शाह को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं होता है। इसी बीच तरगीब बेग ने हुमायूं के पास सूचना भेजी कि अस्करी विद्रोह कर आगरा की ओर प्रस्थान कर रहा है, यानी वो भी चाहता था कि जल्दी सत्ता पा जाए। हुमायूं उस समय मांडू में था, वह तत्काल आगरा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। अस्करी हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ। हुमायूं की शंकाएं समाप्त हो गई। उसने अस्करी तथा हिंदू बेग आदि सभी को उदारता से क्षमा कर दिया। बहादुर शाह के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने शीघ्र ही मालवा गुजरात पर भी अधिकार कर लिया फिर से। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथ से फल की तरह गिरे और उतने ही तेजी से निकल गए, किंतु बहुत दिनों तक बहादुर शाह भी उस पर काबिज नहीं रह सका था। पंद्रह सौ 37 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ एक झड़प में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब वो समंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है डूबने की वजह से। अब शेर खां के साथ संघर्ष की बात करें, 1537 से 40 के दरमियान शेर खां भी हुमायूं का एक प्रबलतम शत्रु था। जहाँ पर आपने देखा कि जब वो व्यस्त था कालिंजर के दुर्ग को घेरने में, उसको विजय दिलाने में व्यस्त था, तो ऐसे दौर में उसने चुनार का घेरा डाला था। फिर बाद में आप देखते हैं कि उस पर अटैक किया जाता है। फिर संधि वार्ता के बाद स्थिति को बैलेंस कर लिया जाता है। तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और योग्य भी था। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को पहले ही सचेत कर दिया था उसके संदर्भ में। ठीक है, हुमायूं के सिंहासनारूढ़ के समय शेर खां दक्षिण बिहार तथा चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर चुका था। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध व्यस्त था, शेर खां ने बिहार और बंगाल को जीत लिया था। ठीक, बिहार में उसकी सत्ता सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुके थे तथा बंगाल के कई परगने भी इसके अधिकार में आ गए थे। उस समय बंगाल का शासक महमूद शाह एक अयोग्य शासक था। 1536 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और उसकी राजधानी गौड़ को घेर लिया। महमूद शाह 13 लाख दिनार देकर शेर शाह से संधि कर लेता है और शेर खां का पुत्र कुतुब खान अपने सैनिक टुकड़ी के साथ आगरा भागकर अपने पिता की ओर से मिल जाता है। यानी ये सूरजगढ़ का युद्ध था, ये उसके राजनीतिक जीवन का पहला बिंदु था जहां से उसका उत्कर्ष होता है। यानी एक ट्रेलर था उसके राजनीतिक जीवन का। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ हम लोग। यार डेट सही लिखा कर। पंद्रह सौ 37 ईस्वी में उसने चुनार को जीत लिया था। तो दिलावर खां के परामर्श पर हुमायूं ने 23 जुलाई 1537 ईस्वी को शेर खां के विरुद्ध प्रस्थान किया। मार्ग में उसने चुनार का घेरा डाला जो शेर खां के अधीन था। उस समय चुनार दुर्ग का जो संरक्षक था वो शेर खां का पुत्र कुतुब खान था, जो इससे पहले हुमायूं की सेवा में गया था। बाद में जब देखता है कि शेर शाह की स्थिति मजबूत हो जाती है तो भागकर अपने पिता से मिल जाता है। उसने शेर खां की योजना अनुसार हुमायूं को अधिक समय तक रोकने का निश्चय किया कि उसको व्यस्त रखा जाए। हुमायूं की सेना का संचालन रूमी खान कर रहा था, जो बहादुर शाह का साथ छोड़कर हुमायूं की सेवा में शामिल हो गया था। यह घेरा लगभग 6 माह तक चला। अंत में मुगल सैनिकों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया।
इसी बीच शेर खां को पर्याप्त समय मिल गया। उसने रोहतास और गौड़ के दुर्गों पर अधिकार कर लिया तथा खजाना जो लूटा था वो भी सुरक्षित रख लिया। अब इसके बाद हुमायूं ने बंगाल की तरफ ध्यान दिया। चुनार पर अधिकार हो जाने के बाद हुमायूं आगे बढ़ा और कुछ समय के बाद वह बनारस में रुका। यहीं से उसने शेर खां से संधि वार्ता प्रारंभ की। उसने शेर खां के पास अपना एक दूत भेजा और अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु शेर खां की योजना दूसरी थी। वह बंगाल और बिहार पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने हुमायूं के जवाब में अलग से अपनी शर्तें पेश की। शेर खां इस शर्त पर उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर हो गया कि गौड़ तथा बंगाल उसे प्रदान कर दिया जाए, जिसके बदले 10 लाख रुपए वार्षिक आगरा भेजने का वचन दिया था उसने। इसी बीच बंगाल के शासक महमूद शाह का एक दूत सहायता याचना लेकर हुमायूं के पास पहुंचा और बंगाल पर आक्रमण करने की प्रार्थना कर देता है, क्योंकि बंगाल भी बहुत समय तक शेर शाह से तंग आ चुका था। सुल्तान महमूद की इस प्रार्थना पर हुमायूं ने शेर खां से अपनी वार्ता भंग कर बंगाल की ओर प्रस्थान किया। शेर खां ने हुमायूं के अपने वादे को तोड़ने का लाभ उठाया। उसने अफगानों को विश्वास दिलाया कि मुगल अफगानों का सर्वनाश करना चाहते। हुमायूं के मार्ग में शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने बाधा डाली, परंतु उसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था। वो चाह रहा था कि हुमायूं को उलझाए रखा जाए ताकि शेर शाह की जो स्थिति है वो मजबूत किया जाए, ठीक है। बल्कि थोड़े समय तक हुमायूं को रोकना था, जिससे में वह सफल भी रहा। इसके पश्चात हुमायूं बंगाल पहुंचकर गौड़ के मार्ग पर अधिकार कर लेता है। बंगाल पर अधिकार कर उसने प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की तथा गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया। अपनी इस सफलता के बाद हुमायूं कई माह तक आमोद प्रमोद में लीन रहा, मतलब मौज मस्ती में अपना लीन था। हुमायूं की बंगाल विजय निरुद्देश्य से थी, वही उसका उद्देश्य भी दिख नहीं रहा था। इससे कोई लाभ भी उसको नहीं हुआ, बल्कि बंगाल के विजय से उसके पतन की कहानी भी शुरू हो जाती है। बंगाल विजय के पश्चात हुमायूं ने जो समय आराम करने में व्यस्त किया और शेर खां ने उसी का प्रयोग किया। उसने बनारस, कड़ा, ये इलाहाबाद का इलाका है, कन्नौज, संभल आदि स्थानों पर अधिकार कर लेता है। जौनपुर तथा चुनार का घेर लिया। इस प्रकार हुमायूं के बंगाल से लौटने का जो मार्ग था सब अवरुद्ध कर दिया। इस बीच हुमायूं को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका भाई हिंदाल ने उसके विश्वास पात्र बहनोई बहलोल खां का वध कर दिया और आगरा में सूचना मिलते ही हुमायूं शीघ्र ही आगरा लौटने का निश्चय किया और बंगाल का सुरक्षा का भार जहांगीर कुली बेग को सौंपकर मार्च 1539 ईस्वी में आगरा की ओर कूच करता है। और इसी समय क्या होता है कि तो आज के लेक्चर में ये है, तो आगे चलकर हम इस पे चौसा और बिलग्राम के उद्योग चर्चा करें, ठीक है। धन्यवाद।